नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं डिकोड एग्जाम। यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 क्रैश कोर्स के इंडियन ज्योग्राफी की यह चौथी कक्षा होगी और हम लोगों का टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ या नदियों का विस्तार। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। कुछ आधारभूत चीज़ें जो हैं, आधारभूत हमारे जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा कर लिया जाए कि आज की कक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, कक्षा क्यों, और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पढ़ेंगे, और तीसरा प्रश्न यह है कि कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे, तो पहले तो हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद भारत का अपवाह तंत्र दो भागों में वर्गीकृत है, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को फिर हम लोग देखेंगे कि इसका जो अपवाह है वो दो दिशा में है, यानी पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी, पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस अपवाह तंत्र में पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी में प्रमुख नदियां कौन सी हैं और इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, इनका उद्गम और संगम क्या है, और इस प्रायद्वीपीय नदी का, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास क्रम कैसे हुआ है। इतनी चीज़ों पर हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर दें कि पहले तो हम लोग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ही, जो मुख्य टॉपिक है उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही। जैसे कि हमारा टॉपिक है भारत का नदी तंत्र, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। क्लास के अंत में यानी कि आधा समय हमारा इस चर्चा में होगा और आधा समय हम लोग प्रश्नोत्तरी में बिताएंगे, यानी कि MCQ के साथ हम लोग इस क्लास का रिवीजन करेंगे, जो कि क्लास के अंत में होगा। तो इस लिहाज से यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप लोग बने रहिए। हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं कि आपकी तैयारी लगातार बनी रहे, आप पढ़ाई में लगातार लगे रहें। आपके पास यदि कोई विकल्प नहीं है तो आपका रिवीजन भी होता रहे। इस लिहाज से डिकोड एग्जाम आपके लिए सदैव तत्पर एक सहयोगी के रूप में कार्य करती है। इसने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को शुरू किया है और एक बड़ा टेस्ट सीरीज जिसमें कि 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। टोटल 25 टेस्ट हैं और चूंकि आपको यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इसकी गुणवत्ता को पहले आप चेक कर लीजिए। गुणवत्ता जांचने के लिए आप फ्री PDF डेमो को डाउनलोड करिए, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक आपने कर लिया तो अब आप जुड़ना चाहेंगे। जुड़ने के लिए आपको करना यह होगा कि इस नंबर पर ज्वाइन PCS 2020 लिख करके या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देंगे और आप इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अबाध गति से निरंतर चलती रहेगी। तो यहाँ तक बात करने के बाद अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र, अपवाह बेसिन और भारत के नदी बेसिन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो चूंकि भारत नदियों का देश है और यहाँ 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं। एक मुख्य चीज़ यह है कि भारत जो है नदियों का देश है और यहाँ 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं। अब बात आती है अपवाह की। हम लोग बार बार अपवाह का बात करते हैं, तो अपवाह का अर्थ क्या है? तो अपवाह का अर्थ जल धाराओं से तथा नदियों के प्रवाह से है। अपवाह जिसको हम लोग कहते हैं उसका सीधा सा अर्थ जलधारा तथा नदियों के प्रवाह से है। और अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र सहायक नदियों और मुख्य नदी का एक एकीकृत तंत्र है, जो जल को इकट्ठा करके समुद्र, झील या किसी अन्य जल निकाय तक पहुंचाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। तो अपवाह बेसिन क्या होगा? वह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अपवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता हो, अपवाह बेसिन कहलाता है। अब यहाँ तक इन शब्दावलियों को हम लोग समझ लिए, अपवाह को, अपवाह तंत्र को, अपवाह बेसिन को। तो भारत के संदर्भ में भारत में कितने नदी बेसिन हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे।
भारत में 113 नदी बेसिन हैं, 113 नदी बेसिन हो गई। इन किस किस आधार पर? तो 14 बृहद हैं, 44 मध्यम है और 55 लघु नदी बेसिन है। अब यहाँ 14 बृहद, 54 मध्यम और 55 लघु नदी बेसिन है और मुख्य नदी बेसिन द्वारा भारत के अपवाह क्षेत्र का 84% भाग निर्मित है। जो मुख्य नदी बेसिन है उससे भारत का 84% भाग निर्मित है। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग ये जान लें कि बृहद, मध्यम और लघु नदी बेसिन का क्या अर्थ है। तो नदी बेसिन बृहद, मध्यम और जो लघु है, इसमें जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा तो वह बृहद कहलाएगा। जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर है तो 2,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक, यानी 20,000 किलोमीटर से कम और 2,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो तो मध्यम कहलाएगा। और जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो तो वह लघु कहलाएगा। यानी कि अब हम लोग यहाँ तक समझ रहे हैं कि अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह बेसिन क्या है, भारत के नदी बेसिन और नदी बेसिन का वर्गीकरण। तो अब चूंकि अवरोही क्रम पर नदी बेसिन के बारे में हम लोग जान लें, फिर नदियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत के मुख्य नदी बेसिन का क्षेत्रफल के आधार पर, अवरोही क्षेत्रफल के ही आधार पर हम लोग अवरोही क्रम करेंगे। तो सबसे पहले गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र यानी हिमालय की नदियां भी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, कावेरी, तापी, साबरमती और स्वर्णरेखा। इस तरीके से अवरोही क्रम में सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा और सबसे छोटी नदी बेसिन स्वर्णरेखा है। क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग इस तरीके से इसको देखें। यहां तक समझने के बाद अब चलते हैं हम लोग उद्गम के आधार पर अपवाह तंत्र के वर्गीकरण में। क्योंकि पहले ही हम लोग अपवाह तंत्र को जान लिए हैं, तो एक चीज यहां हम ये जानना चाहेंगे, ये भारत का नक्शा, इसमें ये जो लकीरें बनी हुई हैं, ये लकीरें नदियों की हैं, इनके नीचे नाम लिखा हुआ है। और चूंकि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले प्रायद्वीप को हम लोग समझ लें। तो साधारण शब्दों में कहा जाए या प्रायद्वीप की जो परिभाषा है, तो यदि तीन तरफ से कोई भी भूभाग तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप समझते हैं। यानी कि जो हम लोग बात करेंगे वो इस हिस्से में पाई जाने वाली नदियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस हिस्से में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं हम लोग देख सकते हैं कि नर्मदा है, ताप्ती है, यहाँ महानदी है, यहाँ गोदावरी है, कृष्णा है और ये कावेरी नदी है। ये मुख्य नदियां हैं। लेकिन इसके ठीक ऊपर ये जो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, इसके ठीक ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं और उत्तर की तरफ, और ये हिमालयी क्षेत्र है, तो यहाँ हिमालय से हम देखते हैं कि एक जाल बिछा हुआ है नदियों का। कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ से निकलती है और ये इंडस नदी यानी सिंधु नदी, और इसी के साथ कई और नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। तो ये जो नदियां, छोटी छोटी नदियां आकर के मिल रही हैं और आगे फिर ये सिंधु के रूप में आगे बढ़ती है, तो यह सिंधु नदी तंत्र होगा। ये भी सिंधु नदी के पास से ही यह निकल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहां से गंगा नदी का उद्गम होता है और इसी के ठीक बगल से यमुना नदी का उद्गम होता है। अब दो चीजें यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। पहली चीज तो यह है कि उत्तर यानी हिमालय से भी नदियां निकल करके आ रही हैं, और दक्षिण की नदियों का जो उद्भव है ये प्रायद्वीपीय नदियों का, यह देखिए, जब भी हम उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे तो विंध्य पर्वत श्रृंखला हमारा विभाजक होगा, ये आप जान लीजिए। विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर हम उत्तर की बात करेंगे, उसके नीचे हम दक्षिण की बात करेंगे। ठीक, तो स्पष्ट रूप से जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है, इस प्राकृतिक विभाजन के आधार पर हम यह देख रहे हैं कि यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं इनका प्रवाह प्रतिरूप अलग है, और यहाँ से जो प्राचीनतम भूभाग है, इस यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं इनका अलग प्रवाह प्रतिरूप है। तो निश्चित रूप से ऊपर वाले हिस्से में, यानी जहां से हिमालय से नदियां निकल रही हैं, उसको हम लोग हिमालयी नदी तंत्र के रूप में जानेंगे। और ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड है, भारत का प्राचीन भूखंड है, यहाँ बहने वाली नदियां, यहाँ इस भूभाग को अपवाहित करने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में हम जानेंगे। तो हमने यह देखा कि उद्गम के आधार पर
भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक, हिमालयी नदी तंत्र में हमने देखा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम ये देखते हैं कि कुछ नदियां तो इधर जा रही हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। इन नदियों का संगम तो इधर हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन कुछ नदियां जैसे ये नर्मदा, ये ताप्ती, फिर आगे चल करके हम लोग पाल घाट में भी देखते हैं कि पूर्व वाहिनी एक नदी है, उसका नाम आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन और हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों का बहुत बड़ा रोल नहीं है, कोई भी इसकी नदी 200 किलोमीटर से लंबी नहीं है इसकी सहायक नदी। ठीक, लेकिन एक नदी ऐसी है जो 300 किलोमीटर लंबी है, वो नर्मदा की सहायक नदी है, उसका नाम आप हमें बताएंगे। ये दो क्वेश्चन है, यानी कि पाल घाट से पूर्व वाहिनी नदी और नर्मदा की उस सहायक नदी का नाम बताएंगे जिसकी लंबाई 300 किलोमीटर है। ठीक, तो यहां हम ये देखते हैं कि कुछ तो बंगाल की खाड़ी में संगम हो रहा है और कुछ अरब सागर में। यानी कि अब यहां जब हम बात करेंगे तो पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी दो तरीके से हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब पूर्व वाहिनी मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं? तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पेन्नार, और इसी के साथ साथ अन्य छोटी नदियां भी हैं, बैतरनी, ब्राह्मणी, पालार। पश्चिम वाहिनी मुख्य नदियां जो अरब सागर में अपना जल निष्कासित करती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, और अन्य छोटी नदियां। हालांकि लूनी नदी कच्छ उधर रेगिस्तान में ही वो विस्मृत हो जाती है, लेकिन चूंकि इसका प्रवाह प्रतिरूप अरब सागर की तरफ है तो हम लोग इसको अरब पश्चिम वाहिनी नदियों में ही गिनेंगे। अन्य छोटी नदियां हैं कालिंदी, शरावती, भरत, पूजा, पेरियार। इसी पश्चिम वाहिनी शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है ना। ठीक, तो अब यहां तक हम लोग जब क्लासिफिकेशन देख लिए तो अब हम लोगों को थोड़ा सा तुलनात्मक अंतर पर भी समझ लेना चाहिए कि प्रायद्वीपीय नदियों में और हिमालयी नदियों में क्या अंतर है, क्या तुलना है। और तुलना का आधार हमारा जो है वो 6 बिंदु है। ये 6 बिंदु कौन कौन से हैं? तो उद्गम स्थल, प्रवाह की प्रकृति, प्रवाह के प्रकार, नदी की प्रकृति, जल ग्रहण क्षेत्र और नदी की आयु। इस 6 बिंदुओं पर हम लोग तुलना करेंगे। जैसे हिमालयी नदी तंत्र का उद्गम स्थल क्या है? तो यह हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत हैं, और यहाँ क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय नदियां कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से और मध्य उच्च भूमि से, जबकि हिमालयी नदियां हिमालय से निकलती हैं। प्रवाह की प्रकृति क्या है? तो हिमालयी नदियों की प्रवाह की जो प्रकृति है वह हिमनद व वर्षा से प्राप्त जल के कारण वर्ष पर्यंत है, और प्रायद्वीपीय नदियों का क्या है? मौसमी या मानसूनी वर्षा पर यह निर्भर रहते हैं। तीसरा, अपवाह के प्रकार। तो ये पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भागों में यह वृक्षाकार प्रारूप ले लेती हैं, और ये नदियां प्रायद्वीपीय नदियां क्या हैं कि अध्यारोपित व आयताकार प्रारूप बनाती हैं। ठीक, नदी की प्रकृति क्या है? तो हिमालयी नदियों की जो प्रकृति है नदी की, तो इनका मार्ग लंबा होता है। ये पर्वतों से उतरकर मैदानों में जल मार्ग बदलती हैं और विसर्प बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे व निश्चित मार्ग पर चलते हैं। इनका जो मार्ग है वो सुसमायोजित मार्ग होता है। मार्ग बदलने का झंझट प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं होता, और इनका मार्ग अपेक्षाकृत छोटा होता है हिमालयी नदियों का। जल ग्रहण क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे तो बहुत बड़ी द्रोणी होती है। इस बहुत बड़ी द्रोणी के पीछे कारण यह है कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें ये नदियां बहती हैं, तो इस विशाल मैदान से इनका जब जल ग्रहण होता है तो निश्चित रूप से द्रोणी इनकी बड़ी होगी। और यहाँ क्या है कि अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होती है। यहाँ नदी की आयु की अब बात कर लें तो हिमालय की जो नदियां हैं वो युवा और क्रियाशील नदियां हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो प्रौढ़ नदियां हैं। यहाँ तक हम लोग अब तुलना के आधार पर भी प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के विषय में अंतर को समझ लिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियां और इसका अपवाह तंत्र हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का यह प्रायद्वीप जो है यह प्राचीनतम भूखंड में आता है, तो यहाँ जो बहने वाली नदियां हैं इनका अपवाह तंत्र अपेक्षाकृत पुराना अपवाह तंत्र है, यानी कि हिमालयी नदी अपवाह तंत्र के अपेक्षा इनका अपवाह तंत्र पुराना है।
दूसरा पश्चिमी घाट, जो ये पश्चिमी घाट है, यह इसकी क्या भूमिका है पश्चिमी घाट की, तो यह पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी प्रायद्वीपीय नदियों के जल विभाजक का यह कार्य करता है। कौन? पश्चिमी घाट। ठीक, यहां तक हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा इसके विकास की हम लोग बात कर लें। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ? बड़ा आसान है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का स्वरूप अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं का परिणाम है। ये 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का धसाव। अब एक चीज यहां समझना होगा, आपने कभी यह प्रश्न सोचा है कि नर्मदा नदी और तापी नदी पश्चिम वाहिनी क्यों है जबकि बाकी अन्य प्रायद्वीप की नदियां पूर्व वाहिनी हैं? तो यहां जो दिया है आरंभिक टर्शियरी काल में, ये मान लीजिए ये हिमालय है और यहां से आकर के इस तरीके से यदि भारत की टक्कर होती है इस हिमालय से, तो क्या हुआ कि इस टक्कर के परिणाम स्वरूप कुछ कुछ ऐसा स्वरूप है हिमालय के साथ जब भारत का मुख्य भूभाग आकर के टकराता है, तो ये जो पश्चिमी भाग है, यह पश्चिमी भाग का अवतलन होता है, जिसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है सह्याद्री के रूप में या पश्चिमी घाट के रूप में, जो एक भ्रंश कगार की तरफ है और यह कगार टूटता है और यह इसका अवतलन होता है। इस अवतलन का परिणाम क्या होता है कि इस अवतलन के परिणाम स्वरूप यह जो प्रायद्वीपीय खंड है, या यहाँ अब ये तो उत्तर का मैदान हमारा सिंचित हो रहा है क्योंकि ये खाली हो गया और ऊपर जो है ऊपर हिमालय पर्वत आगे बढ़ रहा है, और इस टक्कर के परिणाम स्वरूप जो यहाँ पर एक भ्रंश घाटी पैदा होती है, इसी भ्रंश घाटी से नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर के अरब सागर में आती हैं। तो आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का धसाव हुआ। दूसरा क्या हुआ कि हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीप उत्तरी भाग में विचलन या अवतलन परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिससे होकर के नर्मदा और तापी नदियों का बहाव होता है। तीसरी घटना क्या हुई कि टर्शियरी काल में ही हो रहे भूगर्भीय घटनाओं के परिणाम स्वरूप प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। जैसे ही यहाँ भ्रंश होता है और ये भ्रंश कगार टूट करके इधर हो जाता है, तो ये कगार थोड़ा सा हल्का होता है और यहाँ जो है दक्षिण पूर्व में ये झुकता है, और दक्षिण पूर्व की तरफ जैसे ये झुकता है तो बाकी नदियों का जो अपवाह प्रतिरूप का विस्तार है वो पूर्व की तरफ हो जाता है, और यहाँ भ्रंश होने के कारण नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम वाहिनी है। तो इस अपवाह तंत्र में इन 3 प्रमुख घटनाओं का योगदान है। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो सुनिश्चित मार्ग और 12 मासी नहीं होती हैं और विसर्प का अभाव होता है किसमें? इन प्रायद्वीपीय नदियों में। यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों की जो मुख्य विशेषता है, अपवाह तंत्र के विकास के बाद इनकी विशेषताओं की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहली तो ये कि इनका मार्ग सुनिश्चित है। दूसरा, ये 12 मासी नहीं है। इनकी प्रकृति क्या है? ये वर्षा पर निर्भर है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, और इनमें विसर्प का अभाव पाया जाता है। जैसे कि इस तरीके से विसर्प बनाती हैं हिमालयी नदियां या मैदानी क्षेत्र में बहने वाली नदियां, इन विसर्पों का अभाव होता है। ये इनकी विशेषता है। आगे हम लोग देखेंगे। अब ऑब्जेक्टिवली हम लोग देखेंगे कि पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी जो मुख्य नदियां हैं, क्या क्या हम लोग इस चार्ट में देखेंगे। तो मुख्य नदियों का उद्गम कैसे है, आप लोग भी चार्ट को देख लें या चार्ट बना लें, या वीडियो को रोक रोक करके हम बोल रहे हैं आगे चल करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, एक जगह आपको मिल जाएगा। ये पूर्व वाहिनी नदियां हो जाएंगी और ये पश्चिम वाहिनी नदियां हो जाएंगी। हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो मुख्य नदियों का नाम यहां दिया हुआ है पूर्व वाहिनी का, और पश्चिम वाहिनी नदियों का नाम उधर दिया हुआ है। किन किन बिंदुओं पर हम देखेंगे? तो उद्गम, लंबाई, क्षेत्रफल, इनकी सहायक नदियां, इनका जल विभाजन, इन पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इनका डेल्टा क्या है, और इस पर जलप्रपात कौन कौन से हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, 8 से 9 पॉइंट जो हैं ये इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, और इनको एक जगह उठा करके चार्ट में आपके सामने रख दिया गया। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि पूर्व वाहिनी में सबसे पहले हम महानदी को देखेंगे। तो महानदी का उद्गम कहाँ है? रायपुर के सिंघावा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में रायपुर है, यहाँ सिंघावा से महानदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर, क्षेत्रफल कितना है?
4-2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी जल ग्रहण क्षेत्र है। और नदियां कौन कौन सी हैं, तो बाएं से इसमें मिलने वाली नदी शिवनाथ, पेरी, सोंढू, हंसदेव और अरपा। और दाएं से कौन कौन नदी इसमें मिलती है, तो जोंक और खारून नदी किसमें मिलती है, महानदी में। इसका जल विभाजन क्या है, तो जैसे ही जल विभाजन की हम लोग बात करेंगे यह पता चल जाएगा कि किन किन प्रदेशों से होकर के यह बहती है। 53% मध्य प्रदेश, 47% उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी कि महानदी के 53% जल का उपभोग कौन करता है, मध्य प्रदेश, बाकी 47% में उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका अर्थ यह हुआ कि यह नदी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर के बहती है। परियोजना कौन कौन सी है, हीराकुंड बांध, टिकरपारा और नराज, ये परियोजनाएं हैं। और ये डेल्टा बनाती है कि मुहाना बनाती है, तो चूंकि यह पूर्व वाहिनी नदी है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब ऐसे ही हम लोग बात करेंगे गोदावरी नदी की, जिसे कि दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके बारे में अब हम लोग ये जानेंगे कि ये किन किन प्रदेशों से होकर के गुजरती है, या कौन सा प्रदेश कितना प्रतिशत जल का उपभोग इसके करता है। 49% महाराष्ट्र करता है, 20% मध्य प्रदेश, और शेष जो बचा यानी 69 के बाद जो शेष बचता है वह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यानी कि यह नदी 4 प्रदेश से होकर के गुजरती है। अब यह भी एक डेल्टा का निर्माण करती है। तीसरी नदी है जो पूर्व वाहिनी है वो कृष्णा। सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से कृष्णा नदी निकलती है। इसकी भी लंबाई 1400 किलोमीटर है और जल ग्रहण क्षेत्र इसका 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इसकी जो सहायक नदी है वो कोयना, भीमा और तुंगभद्रा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ये किस किस प्रदेश से होकर के गुजरती है, या कौन कौन से प्रदेश में इसका जल का विभाजन किया गया है, वो हम लोग देख लें। तो 27% महाराष्ट्र, 44% कर्नाटक, 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर के कृष्णा नदी बहती है। यह भी एक डेल्टा का निर्माण करती है। ऐसे कावेरी नदी के बारे में हम लोग जान लें तो यह कर्नाटक के कोगाडू जिला ब्रह्मगिरी से यह निकलती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए यहाँ एक फैक्ट है, यहाँ पर 87,900 किलोमीटर आपको कहीं कहीं मिलेगा और एनसीईआरटी 81,155 इसको प्रीफर करती है। ठीक, इसलिए हमने दोनों फैक्ट यहाँ रख दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटी को हमें मानना चाहिए। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, काबिनी, भवानी और अमरावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। कहाँ कहाँ से ये किस किस जिले से होकर के गुजरती है, किस किस प्रदेश से होकर के गुजरती है, तो 3% केरल यानी केरल से गुजरती है, 41% भाग कर्नाटक और 56% इसके जल का उपभोग तमिलनाडु करता है। यानी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से कावेरी नदी बहती है। ठीक, और इस पर जो परियोजना है वह कृष्णा सागर जलाशय है और यह डेल्टा बनाती है। और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम मैसूर के पठार में एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है शिव समुद्रम, मैसूर के पठार में। तो यहां तक हम लोग पूर्ववाहिनी नदियों के बारे में विस्तार से समझे। अब पश्चिम वाहिनी नदियों की हम लोग बात करेंगे। पश्चिम वाहिनी नदियों में नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, 1312 किमी ये लंबी है, 98,800 किलोमीटर का जल ग्रहण क्षेत्र है। बाएं से इसमें मिलने वाली जो नदियां हैं बरना और दुधी, गंजाल, कुंदी, और दाएं से मिलने वाली नदियां हैं तिंदोली, कानर, हथिनी, बरना और चंद्रकेशर। हालांकि इसमें एक नदी का नाम नहीं दिया है, ओरिसन नदी, जो कि एक अपवाद है। और इसी ओरिसन नदी की लंबाई 300 किलोमीटर है जो नर्मदा की सहायक नदी है। तो ओरिसन नदी के बारे में भी हम लोग जान लें। ठीक, और इसमें परियोजना है सरदार सरोवर गुजरात में, इंदिरा सागर बांध तथा तवा परियोजना मध्य प्रदेश में। ये इस पर परियोजनाएं हैं। ये ज्वार नदमुख या मुहाना का निर्माण करती है और 27 किलोमीटर लंबी ज्वार नदमुख है इसका। भोर घाट का संगमरमर जलप्रपात यानी कपिला धारा जलप्रपात नर्मदा नदी निर्मित करती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
तापी नदी के बारे में जान ले। तापी नदी का उद्गम जो है मुल्ताई से होता है और यह चूंकि पश्चिम वाहिनी नदी ये भी है, अरब सागर में इसका संगम होता है, अरब सागर में यह जाकर के मिलती है। मुल्ताई नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से, लंबाई इसकी 724 किलोमीटर की, 65,145 वर्ग किलोमीटर का जलग्रहण क्षेत्र है इसका। नदियां कौन कौन से इसमें, तो मिंथोला, गिरना, बोरी, पंजारा, बाघुर और आनेर ये प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां हैं तापी की। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर के बहती है और 79% जल का उपभोग महाराष्ट्र करता है, 15% यानी 15% जल का उपभोग मध्य प्रदेश और 6% जल का उपभोग गुजरात करता है। यह नदी भी मुहाना बनाती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है, यह डेल्टा नहीं बनाती। जैसा कि लूनी के विषय में हम लोग जान रहे हैं, लूनी का चूंकि अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इसका प्रतिरूप वही पश्चिम वाहिनी ही है, तो इसको हम लोग पश्चिम वाहिनी के रूप में ही जानेंगे। ठीक, ये पुष्कर के समीप दो धारा के मिलने से सरस्वती और सागरमती गोविंदगढ़ में जब ये मिलती है तो लूनी नदी आगे बढ़ती है और इसकी पूरी लंबाई 320 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जोजड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, जबाई, खारी और सुगाई इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। अब यहां तक हम लोग समझ रहे हैं, आगे बढ़ें। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। ये छोटी नदियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले पूर्व वाहिनी छोटी नदियों की ही चर्चा हम लोग करेंगे। तो पूर्व वाहिनी छोटी नदी है, स्वर्ण रेखा, उद्गम इसका होता है रांची के दक्षिण पश्चिम से और संगम इसका ये कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। लंबाई इसकी 400 किलोमीटर का है और एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी की किताब के अनुसार 19,296 किलोमीटर का इसका जलग्रहण क्षेत्र है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरी नदी है पूर्व वाहिनी में बैतरनी नदी, गोनासिका, उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में पूर्व वाहिनी है तो बंगाल की खाड़ी में ही जाएगी। 365 किलोमीटर यह लंबी है, 12,789 वर्ग किलोमीटर का इसका जलग्रहण क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी की हम लोग चर्चा करेंगे। कोयल और शेष नदियों के संगम से राउरकेला भद्रक के नीचे से ये निकलती है, यानी कि ब्राह्मणी नदी कोयल और शेष नदियों के संगम से ये निकलती है राउरकेला से और संगम इसका होता है भद्रक के नीचे। 420 किलोमीटर यह लंबी है और 39,033 किलोमीटर का इसका जलग्रहण क्षेत्र है। 39,000, मैं जैसे ही यहाँ किलोमीटर बोलूंगा आप वर्ग किलोमीटर में ही समझेंगे। ठीक, पेन्नार नदी दक्षिण मैसूर पठार के कोलार जिले से इसका उद्गम होता है और यह पूर्व में बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और वर्षा का जो इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो क्षेत्रफल कितना है, 55,213 किलोमीटर का। पालार नदी कोलार कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक, और संगम इसका कहाँ है, ये पूर्व में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है और 348 किलोमीटर यह लंबी है। जलग्रहण क्षेत्र इसका है 17,870 किलोमीटर का। बेंगाई नदी की हम लोग बात कर लें तो ये बरसानद पहाड़ी यानी मदुरई से ये बेंगाई नदी निकलती है और पाक की खाड़ी में इसका संगम होता है। लंबाई 298 किलोमीटर और वर्षा का जलग्रहण क्षेत्र इसका जो है कितना है, 7,031 वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। ऐसे ही ताम्रपर्णी नदी ये अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पहुँचती है, मन्नार की खाड़ी में यह जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, पश्चिम वाहिनी छोटी नदियों की हम लोग चर्चा कर लें। तो पश्चिम वाहिनी जो छोटी नदियां हैं वो सबसे पहले साबरमती की बात कर लें जो अरावली पहाड़ी से निकलती है, यानी डूंगरपुर राजस्थान से और खंभात के खाड़ी में ये अपना जल विसर्जित करती है। 300 किलोमीटर लंबी है, 21,674 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र। जैसे ही हम क्षेत्रफल की बात करेंगे आप वर्ग किलोमीटर में ही समझेंगे। माही नदी विंध्य श्रेणी से यह निकलती है और खंभात की खाड़ी में यह जाती है, चूंकि पश्चिम वाहिनी है और 533 किलोमीटर यह लंबी है। 38,842 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दादर नदी पंचमहल का घटार गांव और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है 2,700
70 किलोमीटर का। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से यह निकलती है, 128 किलोमीटर लंबी और जल ग्रहण क्षेत्र 2029 किलोमीटर। भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ी से यह निकलती है और केरल के तट पर यह जाकर के मिलती है और लंबाई इसकी 250 किलोमीटर है। 5397 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। पेरियार नदी केरल से निकलती है और 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 5243 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। तो यहां तक हम लोग समझ लिए। अब चर्चा का दूसरा बिंदु हमारा शुरू होगा प्रश्नोत्तरी का। जो टॉपिक हमने पढ़ा इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके लिए, जो हमने प्रश्न पूछा था पूर्व में, उसका उत्तर आप लोग हमें देंगे। एक का उत्तर हमने दे दिया और ओरिसन नदी का, बाकी दूसरा जो पालघाट से होकर की नदी बहती है उसका उत्तर आप लोग हमें देंगे। इसके पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके थे। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा और सोन की बात हो रही है। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है, तो सीधे सीधे हम लोग कहेंगे कि गोदावरी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। सही उत्तर हमारा ए होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। पीसीएस 1999 में हम लोग जान रहे हैं कि पूर्व में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन पश्चिम वाहिनी नदियां एस्चुअरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, यानी कि पश्चिम वाहिनी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती में हम लोग ये जान रहे हैं कि ताप्ती नदी ही पश्चिम वाहिनी है। तो हमारा उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वह है, बीपीएससी 2000 में पूछा गया था। तो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियां जब इस तरीके से, जिसको नर्मदा रिफ्ट वैली के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और इसी के परिणाम स्वरूप यह अरब सागर में पश्चिम की तरफ यह बहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है। यूपी पीसीएस 1996 में यह प्रश्न पूछा था। तो गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा इसका चंबल नदी। क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है। अभी भी हम लोग चर्चा किए थे किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी पीसीएस मेंस 2003 का यह प्रश्न था। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। ये प्रश्न पूछा गया था RAS RTS 2001 में। आपके पास इतना समय होता है कि आप जो है प्रश्न को पढ़ करके इसका उत्तर हमें दे सकें। तो इसका उत्तर हम लोग लेना चाहेंगे। अभी हम लोग जैसे चर्चा किए थे कि लूनी नदी अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। तो सही उत्तर हमारा होगा सी, लूनी नदी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है। झारखंड पीसीएस 2003 में यह पूछा था। तो अब जैसे कि यह रिपीटेड क्वेश्चन है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। कथन है, नर्मदा एवं तापी नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं। बिल्कुल सही बात है, द्रोणी भ्रंश से ही बहती हैं और इन नदियों के मार्ग की ढाल सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है। यूपी पीसीएस मेंस 2002 का यह प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहां हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं कि यहाँ पश्चिम से भी निकलने वाली नदियां इधर पूर्व की तरफ बहती हैं, या हिमालयी नदियों का भी अपवाह तंत्र इस तरीके से आता है। ठीक, तो ये सामान्य प्रकृति के ढाल के विरुद्ध है। तो सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर होगा कि दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। इसका कारण क्या है, जो टर्शियरी 2-3
घटनाएं घटी थी टर्शियरी काल में, उसके परिणाम स्वरूप जो भ्रंशन हुआ, जो अवतलन हुआ और हिमालय के उत्थान के परिणाम स्वरूप जो भ्रंश पैदा हुआ, उसी भ्रंश घाटी से यह नदियां गुजरती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर के पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। IAS 1996 में प्रश्न पूछा था। यहाँ यदि शिव समुद्रम हमें याद है तो हमें पता है कि शिव समुद्रम का संबंध कावेरी नदी से है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, कावेरी नदी। अब यहां से 2-3 फैक्ट हमें और मिले कि यह 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और आगे जाकर के मिलती है। एक फैक्ट तो ये हुआ, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का यह निर्माण करती है। यहां तक हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन क्या है कि सतलज ट्रांस हिमालयन नदी है, यानी पार हिमालय, ट्रांस हिमालय की नदी है सतलज। तो हम लोग जानते हैं, हालांकि हम लोग उस पर चर्चा नहीं किए, लेकिन थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे कि कहा जाता है ट्रांस, ये इंडो ब्रह्म नदी की जब बात करते हैं तो ये होता है कि इंडो ब्रह्म नदी का अपवाह ऐसे था, और इसका लोग प्रमाण भी दिया जाता है, लेकिन इसका विखंडन भी होता है कि हिमालय के उत्थान के कारण ये नदी विच्छेद हो गई, यह अपवाह तंत्र विच्छेद होता है और इसके परिणाम स्वरूप इस तरीके से ये नदियां निकलती हैं और ये नदियां यहाँ से आकर के अचानक दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की तरफ मुड़ती है और चूंकि पोतवार पठार और अरावली रिज के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप यहाँ से इन नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण कि यह सूख गई। कुल मिलाकर के इंडो ब्रह्म नदी का जो विच्छेद है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इससे एक चीज ये साबित होता है कि हिमालय के निर्माण से पूर्व यह इंडो ब्रह्म नदी थी, यानी कि इंडो ब्रह्म नदी का जो प्रतिरूप था, यानी कि यह सिंधु नदी और यह ब्रह्मपुत्र नदी, तो हिमालय जब नहीं था तब भी यह नदी बहती थी। तो हिमालय ट्रांस हिमालयन नदी का भाग हुआ। अब सतलज जो है ट्रांस हिमालयन नदी है, दक्षिण के पठार से निकल करके गंगा में मिलने वाली नदियों में से सोन सबसे बड़ी नदी है। सी क्या कह रहा है कि इंद्रावती, सालेरी और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं, यह भी सही है। डी कह रहा है कि महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। अब यहां हम लोगों को यह जानना है कि यह पश्चिमी घाट और महानदी का उद्गम ऐसे नहीं होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, यहाँ मध्य प्रदेश से होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि इसमें जो है महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता। तो हमारा सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है, राजस्थान की यह नदी है। ठीक, सही उत्तर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा था सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। जो भी पश्चिम वाहिनी नदी होगी एस्चुअरी बनाएगी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम वाहिनी सारी नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं, नर्मदा और तापी नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। जो पहाड़ों से होकर के गुजरेंगी एस्चुअरी वही बनाएंगे। और इसके ज्वार नदमुख की लंबाई जो है कितना है, 27 किलोमीटर नर्मदा नदी के ज्वार नदमुख की लंबाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है, गोदावरी, गंगा, शरावती या इनमें से कोई नहीं। तो जोग प्रपात हम लोग जानते हैं कि यह शरावती नदी से संबंधित है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, यहाँ हम लोग जानते हैं कि तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन जो है 97 पूछा गया था RSRTS के एग्जाम में। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। हाँ सही बात है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। शरावती नदी नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। और कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा
कावेरी को नहीं बल्कि गोदावरी के नाम से हम जानते हैं, तो कौन सा कथन असत्य हुआ? डी, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में जो पूर्व दिशा में पूर्व वाहिनी नदियां हैं उसमें उत्तर से लेकर के दक्षिण का जो सही क्रम है वो हमारा क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा आएगी, स्वर्ण रेखा के बाद फिर कौन सी नदी हमारी निकलती है? महानदी। इसके बाद पश्चिम से निकलने वाली गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और सबसे नीचे बैगई नदी बहती है। तो इस लिहाज से हम देखें तो हमारा उत्तर ए सही होगा, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई, ये हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? यूपीपीसीएस 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। नर्मदा का, गोदावरी का, महानदी का या कृष्णा का? तो अब दक्षिण गंगा किस किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। तो जब दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसकी लंबाई भी सबसे अधिक है, लंबाई कितनी है? 1465 के आसपास, लेकिन 1400 किलोमीटर लंबी एक नदी और भी है दक्षिण भारत की। अब बात आती है कि दक्षिण गंगा यदि इसको कहा गया, इसकी गोदावरी की पर्यायवाची है, तो गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र तो काफी विस्तृत है। और अवरोही क्रम में भी हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा यहाँ कॉन्शियस होकर के सोचने की जरूरत है कि दक्षिण गंगा का उदाहरण इसीलिए इसको दिया जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। तो उत्तर हमारा सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? बरछी पानी, जोग झरना, मीनमटी या कूचिकल झरना? अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि आप लोग अधिकतर जोग जलप्रपात के बारे में ही हमें सजेस्ट करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि कूचिकल झरना सही उत्तर इसका है, क्योंकि जोग जलप्रपात सीधे जल का, खड़े जल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन यदि झरनों की केवल हम लोग बात करेंगे तो कूचिकल झरना एशिया में दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि एशिया में दूसरे स्थान पर आने वाला यह कूचिकल झरना है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको हम लोग कहेंगे, लेकिन यदि खड़े पानी की बात हम लोग करेंगे तो वहां जोग जलप्रपात आएगा। अतः प्रश्न के हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा कूचिकल झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? एमपीपीसीएस 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। बरकाना प्रपात, रजत प्रपात, चित्रकूट या केवटी? यहाँ चित्रकूट की जगह चित्रकोट होना चाहिए, चित्रकूट नहीं है, और चित्रकोट जलप्रपात को ही हम लोग भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि दो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं, जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूरी पर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? आईएएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो झारखंड से निकलने वाली नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, स्वर्ण रेखा है। दूसरी नदी जो इसके साथ मिलती है वो जगह कौन सा है? भीतरकनिका जगह पर ये दोनों नदियों का स्थल है, और यह भीतरकनिका वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये हंगरी सहायक नदी है। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में यह प्रश्न पूछा था कि हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो हंगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। सही आंसर हमारा डी होगा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यूपीपीसीएस 2012 में यह प्रश्न था। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका क्रम बना हुआ है। लोनार झील के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश में न होकर के महाराष्ट्र में है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पुलिकट झील के बारे में हम लोग जानते हैं, ये केरल में नहीं है। अब नक्की और कोलेरू की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ सही सुमेलित आंसर जो है वो हमारा सी है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में
ठीक, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये हमारा सही सुमेलित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों के बीच से बहती है? तो दो पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, या जो भ्रंश घाटी से होकर के दो नदियां बहती है हमारी, नर्मदा और तापी। तो यहाँ सही उत्तर हमारा होगा बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। प्रश्न क्या है? यूपीपीसीएस 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ उसकी स्थिति के बारे में दिया गया है। अब यह देखना है हम लोगों को कि काजीरंगा चिकमंगलूर, कुद्रेमुख पालघाट, साइलेंट वैली शांत घाटी नागपुर, पेंच घाटी गोलाघाट या नौगांव। अब इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक चीज हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि यहाँ जो कुद्रेमुख चोटी है या कुद्रेमुख कहाँ स्थित है। तो कुद्रेमुख की जो अवस्थिति है, केवल कुद्रेमुख हम लोग जान रहे हैं, तो ये चिकमंगलूर में स्थित है। कुद्रेमुख या काजीरंगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो काजीरंगा गोलाघाट या नौगांव में ये स्थित है। तो ये दो ऑप्शन हम लोग कहीं भी यदि पा जाते हैं तो हमारा उत्तर सही होगा। और ये दो ऑप्शन कहाँ कहाँ है? दोनों ऑप्शन एक साथ। ए का चौथा, यदि काजीरंगा के विषय में भी हम लोग जान रहे हैं तो केवल एक ही ऑप्शन है इसमें, ठीक, वो कहाँ है? ऑप्शन बी। और यदि केवल कुद्रेमुख के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो वो भी इसी में है, बाकी किसी ऑप्शन में ये नहीं है। यानी कि प्रश्न में ही हमें उत्तर छुपा करके दिया गया है कि दोनों में से किसी एक के बारे में आप जान रहे हैं, मत जानिए चारों को। 4 में से केवल एक के बारे में भी आप जान रहे हैं तो सही उत्तर आप पकड़ लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा उत्तर बी सही होगा। काजीरंगा हो जाएगा इसमें गोलाघाट में, कुद्रेमुख हो जाएगा चिकमंगलूर में, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी जिसको हम कहते हैं ये शांत घाटी पालघाट, और पेंच घाटी नागपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? निश्चित रूप से इसका आंसर है सी, तापी नदी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस 2005 में यह प्रश्न पूछा था और क्या है कि बेम्बनाड केरल में, यह सही है। लोकटक मेघालय, डल झील कश्मीर, यह भी सही है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, यह साझेदारी करता है, साझे में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेकिन लोकटक जो है यह मेघालय में ना होकर के यह कहाँ है? यह मणिपुर में है। तो हमारा यह सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? यूपीपीसीएस मेंस 2008 में प्रश्न पूछा गया था, अभी पहले ही हम लोग डिस्कस किए। तो यह है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, यूपीपीसीएस 2014 में प्रश्न था कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बढ़िया है, सही बात है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, यह भी सही है। ये प्रायद्वीपीय नदियों का गुण है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या होगा? सही उत्तर कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियां अपवाह तंत्र, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो सही आंसर हमारा होगा सी, यूपीपीसीएस 2014 का यह प्रश्न रहा। आगे हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस 2014 में क्या प्रश्न था कि भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? यूपीपीसीएस मेंस 2014 का धुआंधार प्रपात, दूध सागर प्रपात, नोखाली कई प्रपात और लैंडसिंग प्रपात। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। ठीक, इसमें अनुमान नहीं लगाना है, यहाँ एग्जैक्ट हमको पता होना चाहिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा कि दूध सागर प्रपात गोवा में स्थित है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 32 क्वेश्चन नंबर, यूपीपीसीएस मेंस 2014 में ही यह प्रश्न था। प्रश्न क्या है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन असोम में स्थित है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। और यहाँ हम लोग बात करेंगे तो
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा असम में जो झील पाई जाती है वो चपनाला झील है, और सही आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में यह प्रश्न पूछा था कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती? तो नर्मदा और ताप्ती नदी तो पश्चिम वाहिनी है, इन दोनों का ऑप्शन ही खत्म हो गया, अब बच गया गोदावरी और महानदी। तो यदि हमें अपवाह तंत्र याद है और महानदी या गोदावरी किन किन राज्यों से होकर के बहती है, तो हम बड़े आराम से इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है महानदी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि निम्न नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 और केवल 2 या 3। तो सही उत्तर इसका है कि केवल इंद्रावती और प्राणहिता ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, इंद्रावती और प्राणहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? हम लोग अभी बात भी किए थे, एमपीपीसीएस 2016 में प्रश्न था कि भोर घाट में जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, यह कौन सा है? तो धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा, चचाई, दुग्धधारा या चचाई, धुआंधार और कपिलाधारा। इसमें सही आंसर जो हमारा होगा वो सही आंसर है भोर घाट में जो जलप्रपात बनता है। कहाँ? भेड़ा घाट में, नर्मदा नदी पर। यह कौन सा जलप्रपात है? ये जलप्रपात हमारा धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? झारखंड पीसीएस में 2016 में यह प्रश्न पूछा था। तो रजरप्पा जो है दामोदर और भैरवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी, यहाँ एक तरफ नदियों का उद्गम क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है। ब्रह्मगिरी, कावेरी, बेरीनाग झरना, झेलम, महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार, स्वर्ण रेखा। तो अब यहाँ जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ यदि ब्रह्मगिरी पहाड़ी, हमें बेरीनाग झरना हमें केवल याद है, तो बेरीनाग झरना कहाँ मिलेगा? हमें झेलम पर। अब दूसरा ब्रह्मगिरी पहाड़ी हमको याद है, या छोटा नागपुर का पठार, स्वर्ण रेखा, यानी कि बी का 2 और डी का 4। तो बी का 2 और डी का 4 यहाँ 2 जगहों पर मिल रहा है। इसका मतलब कि ये और ये ऑप्शन खत्म हो गया, बचा ये और ये ऑप्शन। अब हम लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने वाली नदी की चर्चा कर लें। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है, यानी कि ए का पहला है। अब इसमें यानी बी और डी में हम देखते हैं कि ए का पहला कहाँ पाया जाता है। तो ए का पहला यहीं पर है। इसी तरीके से महाबलेश्वर, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कयाल क्या है? हम लोग जानते हैं कि कयाल केरल के तट पर पाए जाने वाले लैगून हैं, केरल में जो पाए जाते हैं केरल के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 18 में यह प्रश्न था 2018 में कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, कावेरी, कबाम, लेकिन तापी नदी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा तापी नदी। ये क्या है कि ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, बल्कि पश्चिमी घाट से यह पार करती है कहाँ? अरब सागर में। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोगों की आज की कक्षा प्रश्नोत्तरी के साथ समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।